हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जिसने जो एग्जीक्यूशन के जो केसेस होते हैं हमारे सिविल में हमें डिग्री मिल जाती है और उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसे हम निष्पादन का पिटिशन भी बोलते हैं। उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दिया है कि इन केसेस को जल्दी से जल्दी, एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है, उसके अंदर मतलब 6 महीने के अंदर इन केसेस को खत्म करें। साथ ही साथ में जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनको और अतिरिक्त 15 डायरेक्शन दिए हैं कि वो क्या करे और क्या ना करे एग्जीक्यूशन के केसेस में या निष्पादन के केसेस में। आज हम इसी डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि ताकि आपके जो भी केसेस है, सिविल के जो केसेस अगर आपको चल रहे हैं या आप डिग्री होल्डर हो गए हो और आप आगे आप एग्जीक्यूशन का फाइल करने वाले हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका केस में आपका कैसे कैसे करके जल्दी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए हैं जो एक लोअर कोर्ट को मानना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो फैसला आया था, ये आया था आपका इस केस में जो है, जो मेन जो फैक्ट था, ये आया था 22 अप्रैल 2021 को। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल एस शाह बनाम जितेंद्र कुमार गांधी के केस में सुनाया था ये फैसला। ये 3 जजेस बेंच का बेसिकली है, इसमें 3 जजेस ने फैसला दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कार्रवाई में डिग्री के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मुकदमों और निष्पादन की कार्रवाई से निपटने वाली सभी अदालतों को उसके द्वारा तैयार किए गए निर्देश को पालन करना पड़ेगा। मतलब सारे जो लोअर कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हो या मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, तो इनको ये मानना ही पड़ता है। क्यों? डिग्री के निष्पादन में बाधा डालने के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधानों के लगातार दुरुपयोग, जिससे न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है, कि जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को डिग्री के निष्पादन से संबंधित नियमों की समीक्षा और संशोधन करने का निर्देश दिया है। ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 और नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सीपीसी के तहत 122 द्वारा दिए गए अधिकार के तहत स्थापित किए थे। उच्च न्यायालयों की समीक्षा और अध्ययन प्रक्रिया को 21 अप्रैल 2022 तक पूरा करना आवश्यक है। मतलब टाइमलाइन भी दिया। अब आज सवाल मैंने बीच में डाला था कि क्यों लोअर कोर्ट को डायरेक्शन दिए गए हैं। तो कारण ये था कि हमारे सीपीसी में ही जो हमारे जो सिविल प्रक्रिया है, उसमें ही ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जिसका लोग गलत उपयोग करते थे, जिसका दुरुपयोग हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एग्जीक्यूशन के जो केस होते हैं, निष्पादन के जो केस होते हैं, बहुत लंबे चल जाते हैं। और इस केस में वही हुआ। ये जो राहुल एस साहब बनाम जितेंद्र कुमार गांधी केस में वही हुआ। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें बहुत लंबा समय लग गया था। 12 साल या उससे अधिक कुछ लग गया था खाली एग्जीक्यूशन होने में, है ना? तो समझिए इतना लंबा समय एग्जीक्यूशन में ही अगर लग जाता है, तो मतलब अब क्या बोले, डिग्री लेने में ही 1 जन्म लगता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन में एक और 1 जन्म लगेगा, तो मतलब कहाँ जाएगा एक आम आदमी, बताइए? तो उस चीज़ से गुस्सा होकर सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उस चीज़ को से चिंतित होके सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए, एक तरह से एक लॉ भी हम बोल सकते हैं। वो जो 227 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो 227 आर्टिकल है, उसके तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो एक कानून बना सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। और यही अधिकार उनको सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी की भी 122 जो धारा है, उसके तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होता है कि वो अपने लोअर कोर्ट को, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, एक पर्टिकुलर लॉ बना के उनको डायरेक्शन दे सकता है कि यार उनको फॉलो करना ये कंपलसरी होता है। इसलिए देखिए, इसमें एक टाइमलाइन भी डाला गया है कि 21 अप्रैल 2022 तक ये सारे जो मैंने डायरेक्शन दिए हैं, 15 जो डायरेक्शन दिए हैं, ये सारे कोर्ट को मानना होगा ही होगा और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी वो भी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि क्या केस था। जो केस है मैं पढ़ लेती हूँ, मैं जो वैसे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, पर फिर भी एक बार पढ़ लेती हूँ। राहुल एस शाह अपीलकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16 जनवरी 2020 के एक सामान्य आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत 14 वर्षों से अधिक समय से लंबित निष्पादन कार्रवाई का निपटारा कर दिया गया। मैंने पहले ही आपको बोला था, ये 14 साल लगा था इसमें। मतलब वनवास का जो राम जी ने वनवास 14 साल काटा, और ये केस को भी एग्जीक्यूशन होने में 14 साल लग गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही समय समय पर पारित निष्पादन न्यायालय के विभिन्न आदेशों को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने कार्रवाई में निर्णय लेते समय अन्य बातों के साथ साथ निष्पादन न्यायालय को मुकदमे की संपत्तियों की पहचान स्थापित और 6 महीने की अवधि के भीतर निष्पादन कार्रवाई का निपटारा करने के लिए एक कोर्ट कमीशन नियुक्त करने का निर्देश देकर एक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। देखिए, जो इसका फैक्ट ऑफ द केस में मैं ज़्यादा तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ही
कॉम्प्लिकेटेड है इसका फैक्ट्स ऑफ द केस। उसमें बहुत सारे पार्टीज़ इन्वॉल्व है। एक ज़मीन है उसको बिक्री कर दिया गया, जिसको बिक्री किया उसने और दूसरे 2-3 व्यक्तियों को बिक्री किया, फिर केस हो गया। तो उस इस ये वाले केस में तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस बन गए थे टोटल, और बहुत सारे एग्जीक्यूशन केसेस भी इसमें आ गए थे। इसमें कब्जा को लेकर भी बहुत बात हो गई थी, कौन एक्चुअल ओनर है उसको लेकर भी बात आ गई थी। तो इस केस का एग्जीक्यूशन होने में, निष्पादन होने में 14 साल लग गए थे, और ये हाई कोर्ट के द्वारा हुआ था, लोअर कोर्ट भी नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा ये हुआ था। और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के पे आई, तो जो फैक्ट्स ऑफ द केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसमें, वो ये दिया कि क्योंकि इतने सारे इस पे ज़मीन का कब्जा को लेके किसके पास कब्जा है, ए के पास है कि सी के पास है कि बी के पास में है, तो सबसे पहले कोर्ट ने बोला कि एक कमिश्नर अपॉइंट होगा, वो अपना एक रिपोर्ट देगा कि कब्जा किसके पास है, और उसका रिपोर्ट को देखते हुए ही 6 महीने के अंदर पे इसका आप इस केस को आप खत्म करोगे, ऐसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाई कोर्ट को। ठीक है, अब आप आ जाते हैं इसका मेन ऑर्डर पे। जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था वो ये था, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की पुष्टि करते हुए आदेश को बरकरार रखा, मतलब जो सेम ऑर्डर जो हाई कोर्ट था उसको एज इट इज ही रखा, चेंज नहीं किया। और उसके साथ साथ में समझ अपीलों को खारिज कर दिया। उसके साथ में बहुत सारे और भी अपील फाइल हुए थे इस केस में, तो उस सबको डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके समझ की कई अपीलें डिग्री धारक को डिग्री के निष्पादन की प्रक्रिया में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण मुकदमे का फल का आनंद नहीं ले पाने की परेशानी को दर्शाता है। मतलब इस केस में इतना डिले हुआ ना एग्जीक्यूशन के लिए, कि मतलब 14 साल के बाद अगर आपका केस का एग्जीक्यूशन होता भी है, तो आप क्या ही आप मतलब उसमें खुश रहोगे, आप बताओ? इतना सारा समय और पैसा आपका व्यर्थ गया है। मानसिक परेशानी में वो अलग। तो वही कोर्ट बोल रहा है कि 14 साल बाद उसका रेज़ोल्यूशन होगा, वो कैसे अपना इसका आनंद ले पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्रवाई में देरी का कम करने की तत्काल आवश्यकता है, और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना नीड दिखाया, ज़रूरत दिखाया कि एग्जीक्यूशन केस पे हमें कुछ करने की आवश्यकता है, ताकि ये जल्द से जल्द खत्म हो, सारे केसेस में। और व्यापक जनहित में भारत के अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 144 और पठित 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए न्यायालय प्रक्रिया की रक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो सारे तो केस तो खाली एक था यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो उनके पास में होता है, पावर होता है अंडर आर्टिकल 141, 144 और 142, ये क्या है ये तीनों? ये आर्टिकल जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होता है कि वो एक नया रूल बना सके और डायरेक्शन दे सके हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को, और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को इस डायरेक्शंस का फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ये अपने आप में एक लॉ होता है, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो अपने इसी पावर्स आर्टिकल 141, 144, 142 का यूज करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, इन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं एग्जीक्यूशन के केसेस में। अब ये है टोटल 15 दिशा निर्देश, तो मैं पढ़ते जाती हूँ। इसमें कुछ सीपीसी के ऑर्डर्स भी आएँगे, तो मैं वो भी आपको समझाती जाऊँगी ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। सबसे पहला है, कब्जे की डिलीवरी से संबंधित मुकदमों में एक ट्रायल कोर्ट को तीसरे पक्ष के हित के संबंध में आदेश तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। ज़मीन ए का उसने बिक्री किया सी को, और सी ने बिक्री कर दिया बी को। ए का ज़मीन है, बी को बिक्री किया, बी ने सी को बिक्री कर दिया, ठीक है? और डी ने इस ज़मीन को ई को बिक्री किया, तो इसमें बहुत सारे पार्टीज़ हो गए। तो अब ए ने फाइल कर दिया कि मैंने ये जो ज़मीन जो बी को बिक्री किया था, ये धोखाधड़ी से हुआ है, मुझे बिक्री नहीं करना था। तो इसमें अब जो जो सी और डी है, जिन्होंने बी से ज़मीन खरीदा है, और जो डी ने ज़मीन खरीदा है बी से, उनका हक का क्या होगा? जो तीसरा पार्टी है उनके हक का क्या होगा? तो उसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हम एग्जीक्यूशन का करते हैं, तो जो तीसरा पार्टी है उसका भी हित का हमें देखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्जीक्यूशन करने से पहले, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो बहुत सारे और केसेस उसके ऊपर से बनना शुरू हो जाता है। जहाँ कब्जा विवाद में नहीं है और निर्णय के लिए तथ्य का प्रश्न नहीं है, अदालत संपत्ति के सटीक विवरण और स्थिति का आकलन के लिए आयुक्त नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जा को लेकर तो बातचीत नहीं है, लेकिन ज़मीन है कहाँ पे, कितना है, इस बात को लेते हुए कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। जो कोर्ट का एक कमिश्नर होता है उसको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट के बेसिस में आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, ताकि कोई भी तरह का झंझट ना हो। जैसा पहले वाला सिचुएशन बोला, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, तो वहाँ पे कब्जा को लेके तो बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन किसके पास है, इसका बात को लेके हो जाती है ना। तो इस पे कमिश्नर अपॉइंटमेंट होगा, जो आके कोर्ट में अपना रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे एग्जीक्यूशन होगा।
ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी के तहत पार्टियों की जांच या आदेश 11 सीपीसी के तहत दस्तावेजों के उत्पादन या आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद अदालत को मुकदमे में सभी आवश्यक या उचित पक्षों को जोड़ना होगा ताकि कार्रवाई की वचूलता से बचा जा सके और कार्रवाई कारण ऐसे योजक को बनाया जा सके एक ही सूट में। देखिए, जो इस केस में हुआ था, जो एक्चुअल जो मेन केस था, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे पार्टीज़ हो गए थे। मतलब कम से कम वहाँ पे चा 7 से 8 पार्टीज़ हो गए थे। अब 7 से 8 पार्टीज़ ने अलग-अलग केस फाइल किया, अलग-अलग एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन फाइल किया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन का केस होता है, तो उसमें जो ऑर्डर 10 का जो सीपीसी का जो होता है, जिसमें दोनों पार्टी को रख के पूछा जाता है, क्या ये बात सही है, क्या बात है गलत है, वो आप पहले कराइए। जो एडमिशन और डिनायबिलिटी का जो प्रोसेस होता है वो करिए। साथ में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली कीजिएगा, जो भी जमा होता है एजुकेशन केस में। और ये होने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें तो एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, कोई सेल एग्रीमेंट दिख गया कोई तीसरे पार्टी के नाम पे, चौथे पार्टी के नाम पे, तो कोर्ट का काम होगा कि वो उन सारे पार्टी को प्रॉपर जोड़े। और उसके बाद में ही जोड़ने के बाद में उनको लगता है एक रिसीवर की अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, रिसीवर को अपॉइंटमेंट करे ताकि एक ही केस में सारी चीजें हो जाए। जब 10-12 केस या 15 केस बनने की जरूरत नहीं है, एक ही केस में सब कुछ होना चाहिए। जैसे ही एक केस हो जाता है तो उससे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जब केस होता है, केस अगर एक से अधिक हो जाते हैं एक ही मामला को लेके, तो वो डिले, बहुत डिले होता है उसमें, बहुत कारण बन जाते हैं उसमें डिले होने के। लेकिन जब अगर एक ही केस में सबको सारे पार्टीज आ जाते हैं, तो केस का डिले होने का जो चांसेस हो वो एकदम ही खत्म हो जाता है। बहुत बार होता है ना, हम काउंटर क्लेम डाल दिए हैं, एक केस में हम काउंटर क्लेम डाले हैं, कुछ मामलों को लेके हम अलग में चले, लेकिन अगर वही जमीन से रिलेटेड है तो कोर्ट बोल रहा है कि अब अलग से जाने की जगह तीसरा पार्टी है, चौथा पार्टी है, तो एक ही में आइएगा। ऑर्डर 21 जो बोला गया, ऑर्डर 21 के तहत में, सॉरी, ऑर्डर 41 के तहत में सीपीसी देते मामले के उचित निर्णय के लिए कस्टोडियन लेजिस के रूप में पक्ष में संपत्ति की स्थिति की निगरानी के लिए एक अदालत रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। यह अधिकतर वैसे केसेस में होता है जहाँ पे पार्टीशन की बात आ जाती है और जमीन है जहाँ पे खेती वगैरह हो गई है या किराए में दिया गया है जहाँ पे किराया आता है, तो किसको मिलेगा, एग्जीक्यूशन तो उसी बात का होता है। तो ऐसे सब केसेस में ऑर्डर 40 के तहत में सीपीसी के एक रिसीवर को अपॉइंट कर देना चाहिए और रिसीवर ये जो देखरेख का जो काम होगा उस प्रॉपर्टी का या वो पैसा रिसीव करने का, वो करेगा। अब फिर तो इस पर जाते हैं। किसी संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी से संबंधित डिग्री पारित करने से पहले अदालत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि डिग्री स्पष्ट है। कोई भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के पहले, निष्पादन करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को निर्देश दिया है कि आप पहले देखें कि जो डिग्री आया है वो स्पष्ट है कि नहीं। कहीं कभी-कभी आ जाता है ऐसा डिग्री जो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि उसमें कहाँ जाना है, किधर कौन सा पोर्शन को करना है, कितने पोर्शन को करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि आप कोई भी एग्जीक्यूशन को, क्योंकि अगर आपने वो क्लैरिटी नहीं करी है अभी, तो वही बात आगे जाकर 100 केस और बनेंगे उसके ऊपर में। तो बेहतर होगा कि पहले आप क्लैरिटी लें कि जो एग्जीक्यूशन की जो डिग्री आई है, जो डिग्री आपके हाथ में आई है सिविल की, वो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि हाँ, ए को 100 स्क्वायर मीटर्स मिलेगा, बी को 200 मिलेगा, 3 को 400 मिलेगा और ईस्ट साइड से मिलेगा, वेस्ट साइड से मिलेगा, नॉर्थ साइड से मिलेगा, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि ए को 100 स्क्वायर मीटर्स मिल रहा है, कौन से साइड से मिल रहा है वो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। अब कैसे होगा बताइए? तो ये क्लैरिटी होना डिग्री में ज़रूरी है और ये सुनिश्चित करे लोअर कोर्ट। अब बात हुई है मनी सूट की। मनी सूट में अदालत को मौखिक आवेदन पर पैसे के भुगतान के लिए डिग्री का तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए आदेश 21 नियम 11 सीपीसी का सहारा लेना चाहिए। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी सूट के लिए कि जैसे ही आपका मनी सूट में आपका डिग्री हो गया है ना? पैसा देना ही देना है की बात हो गई। तो और अगर जो जिसने जो केस जीता है वो कोर्ट पे बोलता है कि भैया जो मेरे को पैसा देने वाला यही कोर्ट में ही है, तो इसको तुरंत अरेस्ट करिए और मुझे मेरे इससे पैसे दे रहे हैं। तो अगर वो आदमी कोर्ट में उपस्थित है तो तुरंत उसका अरेस्ट का मौखिक रिटर्न देने की भी जरूरत नहीं है। अगर मौखिक रूप से बोल दिया गया तो उसके बाद तुरंत कोर्ट का काम बन जाता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करे जो जजमेंट डेटर है, मतलब जिसने केस हारा है, और अपना पैसा उससे दिलवाए जो जिसने केस जीता है उसको। पैसे के मुकदमे में मुद्दों के निपटारे से पहले प्रतिवादी को शपथ पर अपनी संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है। इस शर्त है कि उसे मुकदमे में उत्तरदायी बनाया जा सकता है। जहाँ पे मनी सूट हो जाती है, पैसे लेने देने की बात हो जाती है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो होता है वो जो डिफेंडेंट होता है उससे पहले ही ले लेना चाहिए, ताकि अगर जब प्लेंटिफ केस जीत जाता है तो उस डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से उस पर कुर्की करा के पैसा
लिया जा सके। ये काम पहले ही हो जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मनी सूट्स के लिए। अदालत किसी भी स्तर पर धारा 151 सीपीसी के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी डिग्री की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की मांग कर सकती है। जो सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी होता है, इसमें कोर्ट के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। मतलब एक स्पेसिफिक रूप से नहीं लिखा होता है कि क्या पावर है, तो कोर्ट के पास में असीम पावर होता है कि ताकि उनको लगता है कि ये चीज मुझे करना चाहिए, तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन या ऑर्डर पे नहीं जाकर अपने एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उनको लगता है कि ये करना चाहिए तो करे वो। कोई रुकावट नहीं है, वो अपना 151 का जो उनका पावर है उसका वो यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं 9 पर। धारा 47 के तहत आदेश 21 सीपीसी तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके न्यायालय को यांत्रिक तरीके से अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर नोटिस जारी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय को मुकदमे के फैसले के दौरान पहले से ही अदालत द्वारा विचार किए गए आवेदन पर विचार करने से बचना चाहिए। जो किसी भी मुकदमे को उठाता है जिससे अन्यथा मुकदमे के फैसले के दौरान उठाया और निर्धारित किया जा सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन ऑफ जो ऑर्डर 47 है या ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन होता है पार्टीज का, जो इश्यूज होता है पार्टी का। देखिए जब ये जो इश्यूज की जो बात होती है, तो जो जो पुराना जो केस है, जो जो मेन केस जो चला उसी पे डिसाइड हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन इस ऑर्डर का या इस सेक्शन का लोग दुरुपयोग करके ये सेम चीज एजुकेशन के केसेस में भी यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि एजुकेशन केस लंबा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है एजुकेशन केस का लंबा होने के लिए। तो इस पे नकेल कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि अब जब एजुकेशन के टाइम में ये बात आती है, तो भैया आप ये ऑर्डर 47 या ऑर्डर 21 का जो है, ये आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ मैं 10th का बात कर दूंगी। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आप कर सकते हो। मतलब कोर्ट को लग गया कि हाँ, लोअर कोर्ट ने चूक कर दी है, डिग्री देने से पहले ये चीज को देखना चाहिए था और नहीं देखा है, और रेयरेस्ट ऑफ केस में कोर्ट को लगा कि हाँ देखना चाहिए तभी देखेंगे, सभी केस में ये नहीं देख सकते हैं। अब बात आ जाती है 11 की। उपयुक्त मामलों में अदालत जहां आपत्ति या प्रतिरोध का दावा तुच्छ या दुर्भाव पूर्ण पाती है, आदेश 21 सीपीसी के नियम 98 के उपनियम 2 का सहारा लेती है। साथ ही साथ 25 ए सीपीसी के अनुसार क्षतिपूर्ति लागत भी प्रदान करती है। जहां पे कोर्ट को लगा, ये ऊपर से रिलेटेड है, जो 9-10 है उसी से रिलेटेड है, कि आपने जो इश्यूज का बोला है कि ये नहीं लिया गया है, और बाद में जाके कोर्ट को पता चल जाता है कि भैया ये तो लिया गया था, तो आपने बस केस को डिले करने के लिए यूज किया है, तो आपके ऊपर में आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, हर्जाना देना पड़ेगा कोर्ट को, और ये बहुत स्ट्रिक्टली से कोर्ट लागू करेगा। अब 12 पे आ जाते हैं। धारा 60 सीपीसी के तहत शब्द निर्णय के नाम पर देनदार या उसके लिए या उसकी ओर से ट्रस्ट पे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा को किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करने के लिए उदारपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, जिससे यह शेयर लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता हो या संपत्ति हो। ये धारा 60 जो है बेसिकली, सेक्शन 60 और सीपीसी जो है, ये बेसिकली कुर्की जो होता है ना, सामान बेचने की जो बात है, इस पे बोला गया है। अगर सामान कुर्की की बात आती है, तो ये बात का ध्यान देना चाहिए कि जो सामान पे कोई थर्ड पार्टी का अधिकार है या नहीं, क्योंकि बहुत बार होता है कि मेरा सामान ये कुर्की हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ा, ये बात हो जाती है, मतलब एक तीसरा पार्टी है उसका नुकसान हो गया है ना। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कुर्की कर रहे हैं, तो कहीं थर्ड पार्टी का कोई नुकसान तो नहीं, थर्ड पार्टी का सामान तो इस पे नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब आ जाते हैं 13, 14, 15 पर। 13 सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स कर दिया कि भैया जो भी एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन होगा, जो फाइल होगा, निष्पादन का पिटीशन होगा, वो 6 महीना में तो भैया आपको डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको लिखित रीजन देना और रिपोर्ट देना है हाई कोर्ट को कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं 14 पे। निष्पादन न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि पुलिस सहायता, ये जो 14 है ये पुलिस सहायता है, बहुत बार रेजोल्यूशन में और अधिकतर होता है जब रेजोल्यूशन जाते खाली कराने जा रहे हैं या रेलिंग्स हटाने के लिए जा रहे हैं, जो भी होता है पुलिस का सपोर्ट लेने की होते हैं। ये नहीं हो कि बाद में अब आओ दोबारा और एप्लीकेशन फाइल करो, फिर टाइम वेस्ट। तो जैसे अब रेजोल्यूशन की ऑर्डर दे दिया है, साथ साथ में पुलिस को भी निर्देश दे दे कि वो जाए साथ में, और जो एग्जीक्यूशन की जो प्रक्रिया है वो शांति से हो जाए। न्यायिक अकादमियों को नियमावली तैयार करनी चाहिए और निष्पादन अदालतों द्वारा जारी आदेशों का निष्पादित करने के लिए वारंटों को निष्पादित करनी चाहिए। अगर वारंट इशूड करना है तो आप इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो कार्रवाई अधिकारी कर्तव्यों को पूरा करने में अदालत कर्मियों कर्मचारियों को उचित माध्यमों का माध्यम से निरंतर परीक्षण करना चाहिए। जो एग्जीक्यूशन के लिए जो जाते हैं ना, कोर्ट से जो जाते हैं, कुर्की कराने जा रहे हैं या खाली कराने जा रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से उनको समझाना चाहिए। उनका ट्रेनिंग प्रॉपर्ली कोर्ट के द्वारा होना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस सिचुएशन में उन्हें
क्या करना है, उनके पास में क्या अधिकार है, ये उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो ये 15 दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि 6 मंथ में सिचुएशन केसेस डिस्पोज ऑफ होगा, उससे बढ़िया और क्या बात होती है। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।